ध्रुव को किसी के कदमों की आहट से इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में कोई ना कोई उसकी तरफ आ रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि यह कदमों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन इरा की थी। ध्रुव को देखते ही इरा ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं यहां चली आई। ध्रुव ने अपनी नाराजगी को भुलाकर थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यहीं पर मिल सकता हूं? इरा ने कहा, मैं जानती हूं ध्रुव कि तुम अपनी मां से कितना प्यार करते हो, इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। ध्रुव को इरा की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। अगले ही पल इरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इरा का अपने लिए ये लगाव देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपनी परेशानी याद आई और उसने इरा से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा, इरा, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं? ध्रुव के मुंह से यह बात सुनकर इरा को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसे कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी थी, और पड़ती भी तो उसके पिता अरेंद्र हमेशा उसका ध्यान रखते थे। लेकिन आज अचानक ध्रुव को पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई, यह सवाल इरा के मन में चल रहा था। इरा ध्रुव से कुछ कहती उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहता, मेरी वजह से उन्हें पहले ही सबके सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा है। तब इरा ने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, क्या 1000 सोने के सिक्के काफी होंगे? ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सिक्के तुम्हें जल्द ही लौटा दूं। शुक्रिया इरा इस मदद के लिए। ध्रुव की इस बात पर इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। इतना कहने के बाद इरा ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि तुम्हें इतने सोने के सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या खरीदना चाहते हो तुम? क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाजार घूमने चल सकती हूं? ध्रुव इस बारे में इरा को ना ही साफ साफ मना कर सकता था और ना ही उसे ज्यादा कुछ बता सकता था, पर क्योंकि इरा उसकी मदद कर रही थी, इसलिए ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल हम बाजार में साथ खरीदारी करने चलेंगे। इतना कहने के बाद दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो दोनों शौर्य महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कल बाजार में कोई मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली सुबह ध्रुव और इरा मैसेडोरिया शहर के बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल गए। बाजार में कुछ ही देर घूमने के बाद ध्रुव को कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर किया कि रोज के मुकाबले आज का बाजार कुछ अलग नजर आ रहा था। हालांकि उसे बाजार में शौर्य दल के सैनिक भी नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर गई जो किसी भी तरह से व्यापारी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव को समझ आ गया कि यकीनन ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तभी ध्रुव और इरा के कानों में एक आवाज पड़ी, अरे ध्रुव और इरा, आप दोनों यहां? इतना सुनते ही उन दोनों के पैर वहीं पर रुक गए। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो एक मुस्कुराता हुआ शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शख्स कपड़ों से शौर्य दल का ही लग रहा था। ध्रुव उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने कहा, आप दोनों मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। मुझे आपके पिता ने बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा नाम सोरेन है। उस शख्स के बारे में इतना जानने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ओह, बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ संभाल रखा है। सोरेन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, आप बताएं, बाजार में आप क्या खरीदारी करने आए हैं? मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको याद कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक सीटी बजा दीजिएगा, मैं या मेरे सैनिक हाजिर हो जाएंगे। सोरेन की इतनी बात पर ध्रुव और इरा दोनों मुस्कुराते हुए खरीदारी के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर बाद इरा को भी ऐसा लगा कि बाजार में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर उससे बात करने लगा। विदुर की आवाज ध्रुव के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। विदुर ने ध्रुव को सचेत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो।
यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल तुम्हें एक बात का सबसे खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम जो भी सामान खरीदो वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। विदुर के इतना कहने के बाद ध्रुव ने जड़ी बूटियों का सारा सामान इरा के हाथों में थमाते हुए कहा, भले ही तुम मेरी बहन नहीं हो, और सच बताऊं तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कहां से आई हो या फिर तुम्हारी हकीकत क्या है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ध्रुव के इतना कहते ही इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने प्यार से ध्रुव को गले लगा लिया। तभी विदुर ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। इस बीच अचानक ध्रुव की नजर फिर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने इरा से कहा, इरा, तुम ये सामान लेकर यहां से निकलो। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें बाजार के बाहर मिलूंगा। तब तक मैं ये पता लगाकर आता हूं कि ये लोग कौन हैं और किसकी जासूसी कर रहे हैं। इरा ध्रुव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के दबाव बनाने पर इरा एक दूसरे रास्ते से बाजार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव उन जासूसों की सच्चाई जानने के लिए दोबारा बाजार की तंग गलियों में जाने लगा। इरा अभी आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। इरा ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो देखा कि उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन पर कंकाल का एक टैटू बना हुआ था। वो कंकाल के टैटू वाला लड़का कुछ कहता उससे पहले ही इरा ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, देखो मैकी, मैं जानती हूं कि तुम आमिश दल के लीडर के बेटे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इरा की इस बात पर मैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है इरा, तुम करो ना अपना काम। जब तक तुम बाजार में अपना काम खत्म करोगी तब तक मुझे तुमसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा। इरा ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए कहा, मैकी, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। इरा के इस तरह के बर्ताव पर मैकी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखा और अपनी जैकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर इरा को दिखाते हुए कहा, यह खूबसूरत ब्रेसलेट देख रही हो इरा, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। फिलहाल तुम इसे रख लो, हम किसी और दिन साथ बाजार घूम लेंगे। इरा मैकी को मना करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर ब्रेसलेट में लगे हुए एक मेटल पर गई। यह मेटल ध्रुव की शक्ति बढ़ाने में काम आ सकता था। इस मेटल को देखकर इरा का मन बदलने लगा और उसने मन ही मन सोचा, मैं ये ब्रेसलेट रख लेती हूँ, इसमें लगे मेटल को निकालकर ध्रुव को दे दूंगी और इस ब्रेसलेट को फेंक दूंगी। मन ही मन ये सोचते हुए इरा ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर मैकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इरा को किसी सोच में डूबा देखकर मैकी ने कहा, इरा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शौर्य दल और आमिश दल दोनों ही मेसोडोरिया शहर के सबसे अच्छे दलों में से हैं। हम लोगों में इस तरह के तोहफे देना एक आम बात है। इरा का ध्यान मैकी की बातों पर नहीं बल्कि ब्रेसलेट में लगे मेटल पर था। उसने जैसे ही ब्रेसलेट को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ वहीं पर रोक दिया। इरा ने उस तरफ देखा तो वो ध्रुव था। ध्रुव ने इरा से नाराजगी के साथ कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये किस तरह का इंसान है? इरा से इतना कहने के बाद ध्रुव ने मैकी की तरफ देखा और कहा, मैकी, तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास ही रखो, इरा को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के बीच में आ जाने से मैकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इरा भी वहां पर मौजूद थी, इसलिए मैकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखा। उसने कहा, मैं तो इरा को तोहफे में सिर्फ ये ब्रेसलेट देना चाहता हूं, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ध्रुव मैकी को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी वजह यह थी कि शौर्य दल और आमिश दल के आपस में रिश्ते ठीक नहीं थे। ध्रुव ने बेबाकी से उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी लड़कियों के साथ किस तरह के रिश्ते होते हैं ये पूरा मेसोडोरिया शहर जानता है मैकी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना ये घटिया तरीका किसी और लड़की पर आजमाओ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपना एक कदम मैकी की ओर बढ़ाया और उसके ठीक सामने तन कर खड़े होते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर होगा कि तुम इरा से हमेशा दूर रहो, समझे? अब मैकी का सब्र टूट रहा था। उसे इस तरह से गुस्से में देखकर आमिश दल के कुछ सैनिकों ने
ध्रुव और इरा को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी इस हरकत को देखने के बाद ध्रुव ने हंसते हुए मैकी की ओर देखा और पूरे भरोसे के साथ एक सीटी मारी। ध्रुव की सीटी की आवाज के साथ ही 15 से 20 शौर्य दल के सैनिकों ने वहां आकर आमिष दल के सैनिकों को घेर लिया। अब पूरे बाजार का ध्यान सिर्फ उन लोगों पर था। यह देखकर मैकी को समझ आ गया था कि वो अब पूरी तरह से घिर चुका है। इसलिए उसने कहा, मर्द हो तो अपने सैनिकों का सहारा छोड़कर खुद मेरा मुकाबला करने के लिए मैदान में आओ। ध्रुव ने उसकी इस बात का साफ साफ जवाब देते हुए कहा, तो तुम मुझसे यहां पर मुकाबला करना चाहते हो, और तुम्हारे हिसाब से अगर मैं मर्द हूं तो मैं तुमसे मुकाबला करूं? हाँ, अगर मर्द हो तो अकेले मेरा मुकाबला करो। मैकी की इस बात पर ध्रुव ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? ध्रुव के इस सवाल का मैकी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्रुव ने कहा, मैकी, तुम 23 साल के हो और मैं 15, यानी मैं तुमसे उम्र में काफी छोटा हूं। तो क्या तुम सच में मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? ध्रुव के इतना कहते ही वहां मौजूद भीड़ का ध्यान उन दोनों पर चला गया। ध्रुव का इस तरह का बर्ताव देखकर मैकी को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी ध्रुव ने वहां मौजूद भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचकर मैकी पर हंसते हुए कहा, देखो देखो, सभी देखो जरा, आमिष दल के लीडर का बेटा मैकी मुझसे एक बच्चे से लड़ना चाहता है, और मैंने तो अभी तक यूथ सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लिया है। मुझ जैसे को हराकर आमिष दल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। ध्रुव की इस बात पर बाजार की भीड़ ठहाकों के साथ मैकी पर हंसने लगी। अपने आप पर इतने लोगों को हंसता हुआ देखकर मैकी थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अब उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि ध्रुव अपनी कम उम्र का फायदा उठाकर सबके सामने उसका मजाक बना रहा था। तभी उसने ध्रुव के पास आते हुए कहा, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन मैं बहुत जल्द तेरे लिए भी एक तोहफा लाऊंगा, और वो तोहफा बहुत दर्दनाक होगा। इतना कहते हुए मैकी मुस्कुराकर अपने सैनिकों के साथ वहां से गुस्से में जाने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसने तुरंत पलटकर ध्रुव की तरफ देखा और सवाल किया, अरे हाँ, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया। मैंने सुना है कि जयान परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, क्या ये बात सच है? ये कहते ही मैकी ध्रुव पर हंसने लगा और फिर दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, सच कहूं तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम एक शून्य हो जिसकी जोड़ी शायद लारा के साथ कभी नहीं जमती। मैकी ने लारा की बात को बीच में लाकर एक बार फिर से ध्रुव के जख्मों को कुरेद दिया था। ध्रुव गुस्से में कुछ कर बैठता, इससे पहले ही अंगूठी में से विदुर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और मैकी उस पर हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन अब ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तभी इरा ने उसे रोका और समझाते हुए कहा, जाने दो उसे ध्रुव, मैकी एक पागल कुत्ते की तरह है, उसे भौंकने की आदत है। इरा की बातों को मानकर ध्रुव ने अपने आप को संभाला और खुद से कहा, आमिष दल के लोगों का हमारे इस बाजार में घूमना सही नहीं है, इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ध्रुव के गुस्से को शांत करने के लिए इरा ने कहा, क्या हमें कुछ और सामान भी खरीदना है या फिर हम घर चलें? नहीं, अभी हमें कुछ और सामान भी लेना है। ठीक है, तो चलो हम जल्दी यहां से चलते हैं। फिर थोड़ी ही देर में एक दुकान पर ध्रुव को एक चमकदार काला पत्थर दिखा, जिसे देखकर ध्रुव के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि अंगूठी में से विदुर ने ध्रुव को वो काला पत्थर खरीदने का इशारा किया था। ध्रुव ने उस पत्थर को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। जब इरा ने ये देखा तो उसने ध्रुव से पूछा, क्या तुम इस चमकदार पत्थर के बारे में कुछ जानते हो? ध्रुव अभी भी गौर से उस चमकदार पत्थर को देख रहा था। उसने इरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो क्या हम ये खरीदने वाले हैं? हाँ, हम ये खरीदने वाले हैं। ओफो ध्रुव, जब तुम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो फिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? पता नहीं, बस मेरा मन कह रहा है कि मुझे ये खरीदना चाहिए। उस चमकदार पत्थर को गौर से देखते हुए ध्रुव ने मन ही मन कहा, अब होगी मेरी असली ट्रेनिंग शुरू। आगे